हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से, और जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ समानता को। समानता जैसा कि हमने पिछली बार भी समझा था, और हमने उसमें वर्कशीट में ये जाना था कि किस तरह से हम सभी को राजनीतिक समानता तो मिली हुई है, लेकिन सामाजिक समानता में अभी कुछ समय लगेगा, क्योंकि वास्तविक जीवन में जब हमने देखा कि सामाजिक समानता में समानता न होकर असमानता होती है, यानी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार होता है। तो चलिए आज की इस वर्कशीट में समानता के बारे में थोड़ा सा और जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन नहीं खोना चाहिए। आत्मसम्मान जीवन का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है, यानी आत्मसम्मान हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे ज़रूरी हिस्सा है। और अगर ये ना होना तो इसका मतलब फिर तो वो व्यक्ति होगा ही नहीं। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो बिल्कुल उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि हमें आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताना ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है, और इसके लिए व्यक्तियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है, यानी अपनी मेहनत के बल पर ही वो इन सब चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। यानी जब हम सबको पता ही है कि हमें एक दिन मरना है, तो ये भेदभाव क्यों, आखिर ये समानता का भाव क्यों नहीं? तो इसलिए हमारा जो ध्येय, हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि हमें अपना जीवन का बलिदान मानव जीवन को बेहतर बनाने में करना चाहिए। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। तो अगर कोई साहसी व्यक्ति है और आत्मसम्मान रहित व्यक्ति है, तो ऐसा जीवन उसके लिए बहुत ही खराब होता है। ये कथन था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का, जिन्होंने समानता लाने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए, और वो काफ़ी सीमा तक इसमें सफल भी हुए। फिर इसके बाद है कि समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं, यानी हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे नागरिकों के बीच समानता का भाव पैदा हो। जैसे पहला प्रावधान है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, यानी चाहे वे व्यक्ति गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो किसी भी धर्म अथवा जाति अथवा किसी भी रंग या किसी भी लिंग का व्यक्ति हो, वो कानून की दृष्टि में समान है। चाहे वो एक बहुत अमीर, बहुत बड़ी पोस्ट का बैठा व्यक्ति ही क्यों ना हो, या फिर एक गरीब मजदूर क्यों ना हो, अगर उन दोनों ने एक जैसा अपराध किया है तो उन्हें सज़ा भी लगभग एक जैसी ही मिलती है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। तो हमारा भारतीय संविधान का एक और प्रावधान ये कहता है कि हम किसी के साथ भी किसी भी क्षेत्र में उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। फिर तीसरा है कि सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं, यानी जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं उनका प्रयोग सभी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भेदभाव के। और जो चौथा प्रावधान है वो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, यानी अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। यानी आप शायद ये जानते हो या ना भी जानते हो कि आज़ादी से पहले ये जो छुआछूत थी, ये जो जाति प्रथा थी, हालांकि आज भी है लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, और उसमें भी ये छुआछूत वाला जो एक समस्या थी ये बहुत ज़्यादा थी कि अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी नीची जाति, नीची समझे जाने वाली जाति के व्यक्ति से छू भी जाता था तो वो उस चीज़ को बहुत बुरा मानते थे। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो उसमें समानता को स्थापित करने के लिए इस जो गंदगी थी, ये जो समस्या थी, इसको
बिल्कुल ही बैन कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया। तो चलिए अब हम इसके आगे की बात करते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया है। देखिए, पहला मतलब जो इन्होंने ये बताया कि समानता के अधिकार को दो तरीके से लागू किया गया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। यानी पहला तो कानून में समानता को स्थापित की गई, यानी समानता के लिए काफ़ी कानून बनाए गए हैं, और दूसरा सरकार की जो योजना और कार्यक्रम होते हैं उनसे क्या होता है कि जो सुविधाहीन लोग होते हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिल पाते हैं, उन लोगों की मदद करके उनमें समानता का भाव स्थापित किया जाता है। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। यानी अगर किसी के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो वो अगर कंप्लेंट करना चाहे तो बिल्कुल उसकी कंप्लेंट पर सुनवाई होगी और वो कोर्ट में केस भी कर सकता है। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की गई हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि आज सरकार बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देती है उन बच्चों को जो अनुसूचित जाति वाले व्यक्ति हैं या अनुसूचित जनजाति वाले बच्चे हैं या अन्य पिछड़ी जातियों वाले बच्चे भी हैं, उनको सरकार छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप देती है। तो ये इसी के तहत है कि ताकि सब में समानता का भाव पैदा हो। ये योजनाएं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं, अब उन्हें अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो। यानी किसी भी कारणवश, चाहे कोई भी प्रथा रही हो या नहीं रही हो, जिन लोगों को उस समय अवसर नहीं मिले, तो अब उनके साथ समानता लाने के लिए उन्हें ये अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और बिल्कुल इसी के अंतर्गत समानता के भाव को लाने के लिए हमारे सरकारी स्कूलों में एक कार्यक्रम चलाया गया जो बहुत ही फेमस भी हुआ और अभी भी हो रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, यानी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए। तो इस कार्यक्रम में होता क्या है, इस कार्यक्रम के जो प्रभाव हैं वो काफ़ी सकारात्मक सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लिया और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे देश में यही है कि लोगों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता, तो फिर पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है। तो कम से कम जब ये योजना शुरू की गई तो इसी बहाने से ही बहुत सारे बच्चों ने प्रवेश लिया और वो नियमित रूप से अब स्कूल में आना भी उन्होंने शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे जो है खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है तो उनकी उपस्थिति में भी सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। देखिए, इससे और भी लाभ हुए हैं। समानता इससे कैसे बढ़ी है? समानता इस प्रकार से बढ़ी है कि स्कूल में सभी धर्म और सभी जातियों के बच्चे साथ में मिलकर बैठकर भोजन करते हैं, एक बात। दूसरी बात, सभी एक समान भोजन करते हैं, यानी ऐसा नहीं कि किसी धर्म वालों को आलू पूरी मिल रही है और किसी धर्म वालों को भाई चावल और दाल मिल रहा है। सब एक साथ एक जैसा भोजन करते हैं। तो इसी से ही समानता की शुरुआत की गई है। यानी बहुत छोटे छोटे कार्यों में अगर समानता मिलती है तो व्यक्ति को काफ़ी खुशी होती है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है।
प्रजातंत्रीय यानी लोकतंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, फिर भी हम भेदभाव करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पाठ को समझाने का यही मतलब है कि आप लोग जब भविष्य में भावी नागरिक बनेंगे तो कम से कम ये असमानता का व्यवहार, भेदभाव का व्यवहार ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति समान है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब ऊपर ईश्वर ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया, तो फिर हम भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो समानता को स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं, जैसे कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। फिर दूसरा है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही है। तीसरा, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया, यानी उसको हटा दिया गया। फिर दूसरा प्रश्न है कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है। तो देखिए, इसका उत्तर है कि मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ विकास के रूप में भी कार्य कर सकता है। ये समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता कर सकता है, क्योंकि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ में खाना खाते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था ना, आप इसे आसान शब्दों में भी लिख सकते हैं कि सभी धर्म और जाति वाले व्यक्ति, बच्चे एक साथ बैठते हैं, एक बात, और दूसरी बात, सभी एक जैसा समान भोजन करते हैं। तो इससे समानता लाने में बहुत मदद मिलती है। फिर तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो बहुत सारे उपाय हैं, जैसे घरेलू कामों को समान रूप से वितरित किया जाए कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव ना समझा जाए। दूसरा, महिलाओं को सर्वदा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और उनकी मदद करें। तीसरा, गरीबों के कल्याण हेतु उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। और चौथा, वेतन और मांग, समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी वेतन ऐसा होना चाहिए कि एक स्त्री और एक पुरुष अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।